ये जो पूरी बोगी है कि मुसलमान डर गया है, मुसलमान डरने वाला नहीं है। जब जिस दिन मुसलमान डर जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। मुसलमान डरता वरता नहीं किसी से नहीं। मुसलमान मुल्क के माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए जुल्म सह रहा है। मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के वो जिम्मेदार हैं, सेक्युलर पार्टी जिम्मेदार नहीं हैं। और आज भी जो लोग हैं, वो लोग क्या ईमानदारी से बताइएगा, कुछ वज़न है उनके अंदर? कुछ वज़न है? कोई वज़न नहीं। डरते हैं कि हम बोलेंगे अगर मुसलमानों के ताल्लुक़ से तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुसलमान बहुत खामोशी से वोट देगा। बंगाल में खामोशी से वोट नहीं दिया, खुल कर दिया, खुल के खामोशी से वोट दिया। पता भी नहीं चला किसको वोट दे रहे थे, पता भी नहीं चला किसको वोट दे रहे थे। वो मायावती बात नहीं कर सकता, लेकिन अखिलेश के लिए तो ये ज़िंदगी और मौत का चुनाव है। जिस तरह से कई राज्यों के इलेक्शन करीब हैं, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी जिस तरह से आज कैबिनेट रिशफल हो रहा है, ये भी एक उसी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से ये देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, लिंचिंग के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जिस तरह से उमर गौतम साहब का मामला सामने आया, उसको भी कहीं ना कहीं इलेक्शन के तनाजुर में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन ख़ास तौर से उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवेद हामिद साहब, मुस्लिम मजलिस मशावरत के अध्यक्ष। उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे नवेद साहब? इलेक्शन करीब आ रहे हैं, लिंचिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, उमर गौतम साहब की गिरफ़्तारी होती है, क्या कहना? देखिए, प्रीफेस तो आपने बता दिया कि इलेक्शन से सब ताल्लुक़ है इन चीज़ों का। एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो विशेष एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का और योगी सरकार का, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे उस विशेष एजेंडे में तेज़ी आएगी। सब बातों के लिए तमाम भारतीय तैयार हैं, उसमें मुसलमान भी तैयार हैं। जो भारत की एकता में, यहाँ के संविधान में जिसको यकीन है, उसको आने वाले दिनों की तशवीश है कि चंद वोटों की खातिर सरकार बनाने के एजेंडे के तहत जो पूरा एक धार्मिक ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में जो शुरू हुआ है, और धार्मिक ध्रुवीकरण भी जो है वो जहर से भरा ध्रुवीकरण है, जिसमें देश के सबसे ज़्यादा वंचित और शोषित समाज जो इस वक्त मुस्लिम समाज है, उसके ख़िलाफ़ पूरा प्रोपेगेंडा जारी है। आपको मालूम है कोरोना वायरस में, कोरोना पैंडेमिक में किस तरह सरकारें नाकाम हुई हैं, केंद्र सरकार से लेके और राज्य सरकारें तक। और उत्तर प्रदेश तो बहुत ही बुरा हाल रहा है। लोगों को अंतिम संस्कार का भी सम्मान तरीके से जो है उनको मौका नहीं मिला। पूरा जो गंगा का किनारा है, हजार मील का, वो डेड बॉडी से पटा पड़ा है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गांव-गांव कोरोना से जो मुतासिर लोग मरे हैं, उनकी याद में पत्थर लगवा रहे हैं। तो अगर ये याद पहले ही आ जाती, उनकी ज़िंदगियां बच जाती, तो उन सब नाकामी को छुपाने के लिए सब कुछ हो रहा है। और वोटर जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, इनका एजेंडा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो मतदाता है उत्तर प्रदेश का, वो सिर्फ भावुक मतदाता नहीं है, वो समझदार मतदाता भी है। लोगों की समझ में आ रहा है कि खेल क्या चल रहा है, तो उसका वो। तो क्या आपको लगता है कि अब जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, ये इनके काम नहीं आएगा? हिंदुत्व का मुद्दा ये उछालने की कोशिश करते रहेंगे। ध्रुवीकरण के ऊपर है कि कितना तीर चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये उसमें असफल हों अपने इस
ये जो विशेष एजेंडा है, ये जो एकदम जहर से भरा जो ध्रुवीकरण का पूरा इनका प्रोग्राम है, शायद इसमें नाकामी हो इनको, मुझे पूरा लगता है। इसी से मुतालिक अगर हम बात करते हैं मुस्लिम वोटर्स की, उत्तर प्रदेश में 100-125 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम डिसाइडेड होता है, लेकिन अभी देखा जाए जितनी भी, चाहे वो और पार्टियों की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, तो तमाम ही लोगों ने तकरीबन मुसलमानों से किनारा कसी कर रखी है। कोई भी मुस्लिम इशूज़ पर बात नहीं कर रहा। लिंचिंग पर कोई अखिलेश का बयान नहीं आता, मायावती का बयान नहीं आता, और किसी मामले पर जिस तरह से UAPA लगाया गया CA NRC को लेकर, उस पर कोई बयान नहीं। देखिए, राजनीति जो है वो सर्कमस्टेंसेस को रिस्पॉन्ड करने का नाम है। किस वक्त आपको क्या कहना है, ये राजनीति है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी और इनमें फ़र्क तो है, बड़ा फ़र्क है। हर मौके पे हर बात कही नहीं जाती है। मैं तो बहुत दिनों से कहता हूँ, 2014 से पहले से भी कहता हूँ, आप वाकिफ़ हैं इस बात से कि मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी का हम हिस्सा हैं। वी आर अ फेल्ड डेमोक्रेसी। जब मैं कहता हूँ वी आर फेल्ड डेमोक्रेसी, उसका सीधा मतलब ये है कि जब हमने डेमोक्रेसी को मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी में बदल दिया है, तो फिर वो डेमोक्रेसी कहाँ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में सब देखते हैं। मुसलमानों की आपने बात की, मुसलमानों का कभी ध्रुवीकरण नहीं होता है। मैं बहुत एतमाद से और बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुसलमानों का ध्रुवीकरण जो है वो कैसे होता है भाई। उसने तो अपना नेता जो है बहुगुणा को भी बनाया, अपना नेता इंदिरा गांधी को भी बनाया, अपना नेता, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, मैं जवाहरलाल नेहरू दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। उसने अपना नेता जो है जगजीवन राम को भी माना, उसने अपना नेता जो है वो DP सिंह को भी माना, मुलायम सिंह को भी माना, लालू प्रसाद यादव को भी माना। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो वहाँ पे भी जैसे तिवारी को भी एक ज़माने में उसने अपना नेता माना, बहुगुणा को तो नेता मानता ही था, मुलायम सिंह को एक अरसे तक नेता माना, विश्वनाथ प्रसाद सिंह को नेता माना। तो मुसलमान तो ये देखता है कि बड़ा उसके सामने जो कैनवस रहता है वो देश प्रदेश के हित के तौर पे देखता है। अगर ध्रुवीकरण करेगा तो मुस्लिम लीग क्यों नहीं कामयाब हो पाई आज तक। मुस्लिम मजलिस भी एक ज़माने में एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स पे 1969 के अंदर जब कांग्रेस से बहुत बदजनी थी, तो उस बदजनी के दौर में वो आगे बढ़ी थी और सही बढ़ी थी। लेकिन ये कि वहाँ भी देख लीजिए आप, कोई अभी भी यही होगा, मुसलमान बहुत खामोशी से वोट देगा। बंगाल में खामोशी से वोट नहीं दिया, खुल के खामोशी से वोट दिया। पता भी नहीं चला किसको वोट दे रहे थे, पता भी नहीं चला किसको वोट दे रहे थे वो। और जब बैलेट, लेकिन बंगाल में और यहाँ में एक फ़र्क ख़ास तौर से जो नज़र आता है, बिल्कुल खुल के लड़ी ममता बनर्जी, सामने आकर के लड़ी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पेंडेमिक का जो एक बड़ा मामला था, जिस तरह से आपने भी कहा कि कई हज़ार किलोमीटर गंगा के किनारे लाशें पटी पड़ी थी, लेकिन विपक्ष को जिस तरह से इस पर हंगामा करना चाहिए था, मुद्दा उठाना चाहिए था, अभी जिस तरह से 100 से ऊपर पेट्रोल पहुँच गया है, महंगाई इतनी ऊपर है, तो इस तरह के मुद्दे बिल्कुल नहीं उठाए जा रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा लीडर यूपी में नहीं उभर कर आ रहा है। देखिए लीडर तो सब बड़े, लेकिन सबके हाथ पैर बड़े हुए। ममता और इनमें मुकाबला इसलिए नहीं हो सकता कि ममता के ख़िलाफ़ ईडी का इस्तेमाल चाहकर भी नहीं कर पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीति परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ईडी का हर मिनट डर जो है वो सता रहा है लोगों को, हर मिनट डर सता रहा है। CBI का और IB का हर मिनट डर सता रहा है। गंगा में कोई धुला नहीं है, साफ पाक साफ नहीं, ये बात है। जो पार्टी एक जिसने तहलका मचाया था हिंदुस्तान में काशीराम की क़यादत के अंदर, वो कहाँ है आज, वो कहाँ है।
तो ये सब बातें हैं। अखिलेश भी जो कर रहे हैं ठीक है, अपना उनकी भी मजबूरियां हैं, उन पे भी प्रेशर है। तो चुनाव में जो बहरहाल चुनाव में तो ये इन सब के लिए मैं मायावती की बात नहीं कर सकता, लेकिन अखिलेश के लिए तो ये ज़िंदगी और मौत का चुनाव है। और जयंत ने और अजीत सिंह ने तो बहरहाल काम किया, हालांकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईडी का प्रेशर उन पर कम है। अजीत सिंह के परिवार पे ईडी का प्रेशर ज़रा कम है। तो जो जो ईडी के प्रेशर के कम में रहा है वो बोला है। डॉक्टर साहब, एक 2014 के बाद एक बड़ा फ़र्क आया है इंडियन पॉलिटिक्स में। देखने में ये आ रहा है कि मुस्लिम इश्यूज़ पर जिस तरह से खुलकर पार्टियां बोलती थी, अब कहीं ना कहीं डरती हैं कि हिंदू वोट उनसे खिसक जाएगा। बीजेपी ने एक डर कहीं ना कहीं इन पार्टी के लीडरों के अंदर बैठा दिया है, जिसकी वजह से खुलकर मुसलमानों के इश्यूज़ पर जैसे पहले बोला करती थी। और ये दर्द कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडर हैं उन्होंने भी कई बार मीडिया के सामने कहा। गुलाम नबी आज़ाद की एक लंबी कहानी है, किस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने कहा। तो कहीं ना कहीं पार्टी लेवल पर भी जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और एक मैसेज दिया जा रहा है हिंदुत्व का। देखिए, हिंदुत्व का जहाँ तक मैसेज देने का ताल्लुक़ है, ये पूरा सिलसिला जो है कोई नया सिलसिला नहीं है। स्ट्रेटजी जो है वो बदलती रही है, स्ट्रेटजी जो है वो बदलती रही है। आप लोग, बहुत सारे लोग सेक्युलर पार्टीज़ को ज़िम्मेदार मानते हैं मुसलमानों की सूरत हाल का। अब मैं किसी हद तक इससे इत्तेफाक करता हूँ और किसी हद तक इससे डिसएग्री होता हूँ। डिसएग्री होने की मेरी वजह है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो काउंट करते हैं। क्या वजह है कि 70 सालों में कोई भी शेड्यूल कास्ट एमपी रहा हो, कोई भी शेड्यूल ट्राइब एमपी रहा हो, उनके फॉरम बने हुए हैं। किसी पार्टी में हो 80, 90, 95, 100 लोग इकट्ठे होकर एक सुर में सुर मिलाते हैं। बिल्कुल नहीं देखते कि पार्टी डिक्टेट क्या है, पार्टी लाइन क्या है। हमारे यहाँ जो सेक्युलर पार्टीज़ में मुसलमान नुमाइंदे थे, जो सेक्युलर पार्टीज़ के नुमाइंदे मुसलमानों में थे, उनकी बेस इतनी कमज़ोर थी। वो बेस तो शेड्यूल कास्ट की भी होती है कमज़ोर, लेकिन वो जागरूक थे, उनमें हिम्मत थी, उनको अपने समाज का दर्द महसूस होता था। हमारे यहाँ दर्द महसूस नहीं हुआ है। जो मुसलमान पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुसलमानों में रिप्रेजेंटेटिव थे, मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के वो ज़िम्मेदार हैं। सेक्युलर पार्टीज़ ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगर ये सब खुलकर खड़े होकर हिम्मत के साथ कहते कि मुसलमानों के ये इशू हैं और ये जो डेमोक्रेसी को मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में तब्दील किया जा रहा है, इसके क्या नताइज होंगे। अगर सेक्युलर पार्टीज़ ये समझती कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे मुसलमानों में नहीं भेजने अपने, बल्कि मुसलमान, रफ़ी अहमद क़िज़वाई के बाद कौन लीडर रहा? मौलाना तो एक बड़े आदमी थे। रफ़ी अहमद क़िज़वाई के बाद कौन सा लीडर रहा मुसलमानों के अंदर? कोई नहीं रहा। जो डिग्रेडेशन हुआ है, छागला आए, किस तरीके से पूरा ख़राब किया गया सिलसिले को। तो ये जो डिग्रेडेशन हुआ है, ये सेक्युलर पार्टीज़ के साथ साथ इसमें बड़े गुनाहगार जो हैं वो मुसलमान एमपीज़, एमएलएज़ और मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने मुसलमानों के नाम पर सियासत की, वहाँ पर मलाई खाई, और आज मुसलमानों का नाम लेवा कोई नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हिम्मत के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अमल करने की बात करते, तो सेक्युलर पार्टीज़ जो आज उन साथ मुसलमानों के साथ रवैया अपना रही हैं, वो उस रवैये को अपनाने की हिम्मत नहीं होती। और आज भी जो लोग हैं, वो लोग क्या, ईमानदारी से बताइएगा, कुछ वज़न है उनके अंदर? कुछ वज़न है? कोई वज़न नहीं। डरते हैं कि हम बोलेंगे अगर मुसलमानों के ताल्लुक़ से तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठाने की कोशिश की और मुसलमान काफ़ी डरा हुआ है उत्तर प्रदेश का।
आप बात कर रहे थे जिस तरह से आपने मिसाल दी बंगाल की, बंगाल के मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, लेकिन यूपी में ये देखने में आता है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर तमाम सेकुलर पार्टी मुसलमान को खड़ा करती हैं और बीजेपी की तरफ से जाहिर सी बात अगर मुस्लिम होता है वो जीत जाता है। तो ऐसे में क्या मुसलमान यूपी का शऊरी तौर पर कितना बेदार है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी बोगी है कि मुसलमान डर गया है, मुसलमान डरने वाला नहीं है। जब जिस दिन मुसलमान डर जाएगा मुसलमान नहीं रहेगा। मुसलमान डरता वरता नहीं किसी से नहीं। मुसलमान मुल्क के माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए जुल्म सह रहा है, सीधी बात है बिल्कुल। चूँकि डर और मुसलमान दोनों बिल्कुल तजाद बातें हैं, बिल्कुल तजाद बातें हैं। तो अगर कोई ये सोचता है कि हम डरा के धमका के उनके अंदर खौफ पैदा करके हर समाज में कुछ त्रुटियाँ तो होती हैं, कमज़ोरियाँ तो होती हैं, कमज़ोर कड़ियाँ तो होती हैं, लेकिन जिन लोगों की लिंचिंग हुई है वो उनके ख़ानदान डर गए क्या? चलिए हमारी बात छोड़ दीजिए आप। जिनके घरों में जिन्होंने अपने ख़ानदान के अफराद को खोया है, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है, क्या उनके माँ बाप डर गए? बिल्कुल नहीं रहे। तो ये बताता है कि खौफ और मुसलमान दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। रही सियासत की बात, मैं फिर कहूँगा, वो जुमला वही दोहराऊँगा। फुरफुरा शरीफ का बड़ा एक जिन निकल के आया था बंगाल के अंदर, आया था ना फुरफुरा शरीफ का। क्या हुआ? एक सीट मिली। 2 नेशनल पार्टीज़ का एलाई बना वो फुरफुरा शरीफ का, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक लेफ्ट पार्टीज, दोनों ख़त्म हो गई। मुसलमान ने वोट नहीं दिया फुरफुरा शरीफ के कहने के ऊपर। मुसलमान ने वही किया जो मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी था, जो बंगाल को बचाने की ज़रूरत था। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुसलमान बग़ैर किसी की अपील के, मुसलमान उत्तर प्रदेश का भी मुल्क के मुफाद में वोट देगा। सिर्फ अपना मुफाद नहीं देखेगा, मुल्क का मुफाद देखेगा। और जब वो मुल्क का मुफाद देखेगा तो उसका मुफाद तो अपने आप पूरा हो जाएगा। एक शिकायत आमतौर पर मुसलमानों के अंदर ये पिछले 1.5-2 साल से देखने में आ रही है, ख़ासतौर से पेंडेमिक के बाद से, कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो खुलकर इन इशूज़ को नहीं उठा रही हैं। आप भी एक बड़ी तंजीम के सरबराह हैं और ख़ास तौर से सियासी बेदारी के लिए इस तंजीम को बनाया गया था। तो उसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं कि लोग नहीं खड़े हुए हैं ऐसे मौके पर, जिस तरह से रोड सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, लोग नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये कहना कि मुस्लिम तंजीमें खामोश हैं थोड़ा सा ज़्यादती है। मुआशरतमंदी क्या खामोश हैं? बयान जारी कर देना, केस लड़ना, सिर्फ इतना ही हो रहा है और कुछ नहीं। ये केस लड़ना हिंदुस्तान में क्या आसान काम है? केस लड़ना क्या आसान काम है? जब पूरी जुडिशरी लगता हो कि आपके खिलाफ खड़ी है, जिस तरह से पहले होता था, एहतजाज किए जाते थे बड़े बड़े। एहतजाज की मैं आता हूँ, आपकी बात पे आता हूँ। हर दौर में सियासत के अंदाज बदलते हैं। एक ज़माना था कि प्रेस रिलीज से काम होता था, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। बदला ना, अंदाज़ बदला ना अपने आप को एक्सप्रेस करने का। पहले था कि साहब 24 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद तंजीमों की और लीडरों की खबरें मालूम होती थी। अब तो ट्वीट कीजिए और 2 सेकंड के बाद मालूम हो जाता है कि एक्स ने क्या कहा, वाई ने क्या कहा। जमात उलमा क्या खामोश बैठी है? जमात इस्लामी क्या खामोश बैठी है? जमात इस्लामी काम नहीं कर रही क्या? बहुत काम कर रही है। जमात उलमा ने जो काम किया है वो तारीख़ में ज़रिए अल्फाज में लिखा जाएगा। मुशावरत भी अपने तौर के ऊपर जो कर सकती है करेगी। जहाँ तक पब्लिक एहतजाज का मामला है, अवामी एहतजाज की बात आप कर रहे हैं, तो अवामी एहतजाज कौन सी जमात कर रही है? हिंदू कोई जमात कर रही है? क्रिश्चियन कोई जमात कर रही है? मुस्लिम जमात से सवाल क्यों? हालात पेंडेमिक की वजह से दूसरे हैं। पूरी दुनिया में एहतजाज के अंदाज बदल गए हैं। ऑनलाइन एहतजाज हो रहा है अब, और वो मुस्लिम जमातें करती रहती हैं, वेबिनार भी करा रही हैं। और दूसरी बात ये है कि अब
हालात जो हैं, मुसलमानों का अंदाज़ फ़िक्र बिल्कुल बदल गया है। जो सीए के ताल्लुक़ से जो एजिटेशन हुआ, उसमें नौजवान कितने निकल के आए, ख़वातीन कितनी निकल के आई। लोग कहते हैं साहब मुस्लिम जमातों ने उनको लीड क्यों नहीं ली, लेकिन क्या मुस्लिम जमातें उनके ख़िलाफ़ खड़ी थी? क्या उनकी हमदर्दी में खड़ी थी? वो जो एजेंडा मुस्लिम जमातों का था वही एजेंडा मुस्लिम जवानों का था, वही एजेंडा मुस्लिम ख़वातीन का था। मुस्लिम जमातें कोर्ट में गई, कोर्ट की लड़ाई लड़ी थी। जब मुसलमान ने फ़ाइल किया, जब मुशावरत ने फ़ाइल किया, जमात इस्लामी ने फ़ाइल किया पटिशन, वो अलग बात है कि अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो अलग बात है। NHRC को हम तकरीबन जब मुस्लिम जमातें ख़त लिखती हैं, ज़िम्मेदारान को ख़त लिखती रहती हैं, तवज्जो दिलाती रहती हैं। तो ये अंदाज़ जो है ना काम करने का, हर दौर का अलग होता है। और अभी जो है ज़रूरत इस पेंडेमिक में 5,000, 10,000, 20,000 लोगों को इकट्ठा करने की नहीं है। खुदा ना करे कोई बात अगर हो गई तो इल्ज़ाम किस पे आएगा? किस पे आएगा इल्ज़ाम? जमातों पे आएगा। तो हालात की नज़ाकत को देखते हुए जो भी मुमकिन है मुस्लिम जमातें वो कर रही हैं। शुक्रिया नवेद हामिद साहब, हमसे बात कर रहे थे ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर इन्होंने अपनी राय रखी। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।